अख्तर्स एजुकेशनल एकेडमी वेलकम्स यू ऑल, जहां किया जाता है ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन जिसका थ्योरेटिकल अप्रोच हार्डली और रेयरली कहीं अवेलेबल हो। आज के वीडियो क्लास में हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो टॉपिक काइनेमेटिक्स का प्रोजेक्टाइल मोशन है, जिसे हम प्रक्षेपण या प्रक्षेप्य गति भी कहते हैं। इनफैक्ट अगर किसी बॉडी को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में यानी अंडर द ग्रेविटी, जैसे हम पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र या गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं, इसमें अगर किसी बॉडी को गति कराया जाए, मूव कराया जाए, तो ये इस तरह से मूव करे कि इसकी गति वर्टिकल डायरेक्शन में भी हो और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी हो, यानी कि ऊर्ध्वाधर दिशा में यानी ऊपर भी उठे और पृथ्वी के समानांतर क्षैतिज दिशा में भी वो विस्थापित हो। तो इसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम यहाँ पर देते हैं, लेट्स सी। इस तरह से अर्थ की ग्रेविटी में, पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र में किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे हमने इसे अभी प्रोजेक्ट किया, इसे हमने फेंका। तो अब इस तरह के मोशन को यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाएगा, यानी कि प्रक्षेप्य गति कहा जाएगा। अब इस गति को समझने के लिए, इस मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पर इस डायग्राम का हेल्प लेंगे और इसी डायग्राम के हेल्प से हम फर्दर डिस्कस करेंगे। इस डायग्राम में हम मान लेंगे ये जो बॉडी है, यहाँ पर पॉइंट साइज का दिख रहा है, ये बॉडी है जिसे प्रोजेक्ट किया जाना है वेलोसिटी v0 के साथ। तो वेलोसिटी v0 के साथ हम इसे प्रोजेक्ट करेंगे। अब ये किस एंगल पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, यहाँ पर ये थीटा नॉट दिखला रहे हैं, थीटा नॉट, ये कहलाएगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और जिस वेलोसिटी से हम प्रोजेक्ट करते हैं वो कहलाता है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि प्रक्षेपण वेग और प्रक्षेपण कोण। ये प्रक्षेपण कोण हो जाएगा और ये प्रक्षेपण वेग हो जाएगा। बहरहाल हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, अभी यहाँ पर हम ओरली डिस्कस करते हुए प्रोसीड करते हैं। तो ये प्रक्षेपण गति v0 से फेंका गया है और किस कोण पर फेंका गया है, थीटा नॉट के कोण पर फेंका गया है। तो अलग अलग टाइम पर ये अलग अलग पोजीशन दिखलाता हुआ यहाँ पर हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जिस वक्त यहाँ से थ्रो किया गया, फेंका गया, उसके कुछ टाइम के बाद वो यहाँ पर पहुंचा, उसके कुछ टाइम के बाद फिर यहाँ पर पहुंचा, उसके कुछ टाइम के बाद फिर यहाँ पर पहुंचा, फिर यहाँ पर पहुंचा और फाइनली यहाँ पर पहुंच गया। यानी कि जिस जगह से फेंका गया था, जिस लेवल से फेंका गया था, प्रोजेक्ट किया गया था, फिर उसी लेवल पर वो पहुंच गया। ये हम मान लेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक्स एक्सिस है यहाँ पर, हम इसे मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अर्थ के पैरेलल, अर्थ सरफेस के पैरेलल, यानी कि पृथ्वी सतह के समानांतर। और ये जो डायरेक्शन है, ये हम जिसे वाई एक्सिस से दिखला रहे हैं, इसको हम मान लेंगे वर्टिकल मोशन, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में होने वाला मोशन। तो एक्स एक्सिस के अलोंग होने वाला मोशन हॉरिजॉन्टल मोशन और वाई एक्सिस के अलोंग में होने वाला मोशन वर्टिकल मोशन। यहाँ पर दो मोशन इन्वॉल्व हो गया। अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन को हम फर्दर डिस्कस करें, इससे पहले यहाँ पर इसे डिफाइन कर लें, यानी कि परिभाषित कर लें। यह है वो डिफिनीशन, वो परिभाषा जिसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए एक्सेप्ट करते हैं। द मोशन इन विच ए बॉडी called projectile is projected in gravitational field at an angle so that it moves in both the directions horizontally as well as vertically। यानी वो गति जिसमें किसी वस्तु, जिसे प्रक्षेप्य कहते हैं, को किसी कोण पर फेंका जाए ताकि उसकी गति क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों दिशा में हो। यहाँ पर भी वही कंडीशन है जो अभी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे भी देखा और एक्सप्रेस भी किया। यानी वो मोशन जिसमें ऑब्वियस हो, जिसमें आप आइडेंटिफाई कर सकें, पहचान सकें कि उस बॉडी के मोशन में दोनों तरह का मोशन इन्वॉल्व है, वर्टिकल मोशन भी और हॉरिजॉन्टल मोशन भी, यानी ऊर्ध्वाधर गति भी और क्षैतिज गति भी। अब हम इसको इस डिफिनीशन के बेसिस पर भी और इस डायग्राम के हेल्प से भी फर्दर प्रोसीड करेंगे, डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 में प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअली कॉम्बिनेशन होता है, जैसा कि हमने अभी डिफिनीशन में भी देखा। कॉम्बिनेशन होता है दो तरह के मोशन का, एक हॉरिजॉन्टल मोशन और दूसरा वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन जिसे हम क्षैतिज गति भी कहते हैं और वर्टिकल मोशन जिसे ऊर्ध्वाधर गति भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन को हम एक्स एक्सिस के अलोंग कंसीडर करते हैं, डिस्कस करते हैं, और वर्टिकल मोशन को हम वाई एक्सिस के अलोंग कंसीडर करते हैं, डिस्कस करते हैं।
इसके बाद पॉइंट नंबर 2 एक्सेलरेशन पर आता है। एक्सेलरेशन जो प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन को हम कंसीडर करते हैं, तो अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं मोशन, तो उसमें एक्सेलरेशन हम 0 कंसीडर करेंगे, राइट? और दूसरा जो वाई एक्सिस के अलोंग हम मोशन कंसीडर करते हैं, उसमें हम ए को जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है, उसको हम लेकर के कंसीडर करते हैं। क्योंकि हमारा एक्स एक्सिस के अबव जो डायरेक्शन होता है वो हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर ग्रेविटी जो है वो नीचे डाउनवर्ड है, इसलिए एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ हम लेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर साइन ऑफ माइनस के साथ उसे कंसीडर करेंगे। क्लियर? इन 2 पॉइंट्स के हेल्प से हम प्रोसीड करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। लेट्स प्रोसीड। इस डायग्राम में जो कुछ भी यहाँ पर देख रहे हैं, इसको हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर दें इससे पहले कि हम प्रोसीड करें और डिस्कस करें। इन द फिगर शोन वी नॉट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि प्रक्षेपण वेग। किसी प्रोजेक्टाइल को जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है, उसे थ्रो किया जाता है, फेंका जाता है, उसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि प्रक्षेपण वेग। थीटा नॉट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जिस प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल सरफेस से हम जिस एंगल पर थ्रो करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि प्रक्षेपण कोण। यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं आप, इस एक्स एक्सिस के साथ जो ये एंगल है यहाँ पर थीटा नॉट से एक्सप्रेस हो रहा है, थीटा नॉट इस वेलोसिटी के साथ जो वी नॉट से हम देख रहे हैं उसके साथ बनाने वाला एंगल ये थीटा नॉट है, यही है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। हमेशा जहां पर से हम प्रोजेक्ट करते हैं वहां पर से टेंजेंशियल डायरेक्शन लेकर के हम वेलोसिटी को शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, और उस वेलोसिटी के डायरेक्शन का हॉरिजॉन्टल के साथ हम मैच करते हैं और फिर हम डिसाइड करते हैं कि किस एंगल पर वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर थीटा नॉट हम उसे मेंशन कर रहे हैं। पी एक्स वाई द पोजिशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट टाइम टी, यानी किसी टाइम टी पर, अलग अलग टाइम पर वो अलग अलग जगहों पर रहेगा, ठीक है? तो किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर हम अगर लें तो ये पॉइंट पी ले रहे हैं एक्स वाई, तो पी जो हुआ एक्स वाई से एक्सप्रेस हो रहा है पॉइंट, तो पी एक्स वाई वही है पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट टाइम टी, यानी कि समय टी पर प्रक्षेप की स्थिति कहाँ पर है। स्थिति का मतलब कहाँ पर है, कहाँ पर है, इससे हमारा ये मतलब होता है कि वो हॉरिजॉन्टली कितना डिस्प्लेस हो गया है और वर्टिकली कितना डिस्प्लेस हो गया है, दोनों से। अब आ रहे हैं आर पर, जिसे हम अंडर ब्रैकेट ओ ए बराबर एक्स मैक्स से शो कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसको डिफाइन कर रहे हैं द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड रेंज, इससे यानी कि अधिकतम क्षैतिज विस्थापन, जिसे प्रास कहते हैं। तो अब यहाँ एक्स मैक्स कहाँ से आ गया? एक्स मैक्स को समझने के लिए हम यहाँ पी पोजीशन पर आते हैं। पी पोजीशन को जैसा कि यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट टाइम टी। टाइम टी के बाद अगर प्रोजेक्टाइल का पोजीशन यहाँ पर है, तो इससे हम ये इन्फेरेंस निकालते हैं कि प्रोजेक्शन के आफ्टर टाइम टी, यानी टी सेकंड के बाद, ये समझ लीजिए टी सेकंड के बाद वो जहां पर है उसमें एक्स डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस हुआ है, यानी कि अर्थ के पैरेलल में वो इतना डिस्प्लेस हुआ है, कितना? एक्स। और वाई डिस्टेंस वर्टिकली डिस्प्लेस हुआ है, यानी कि अर्थ सरफेस से कितना ऊपर हुआ? वाई। तो ये वाई डिस्प्लेस ऊपर हुआ है, तो इसी में एक्स है। और जैसे जैसे ये प्रोजेक्टाइल का पोजीशन वेरी करेगा, चेंज करेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और फाइनली यहाँ। यहाँ पर आते ही हम देख रहे हैं और कह सकते हैं कि ये उस लेवल पर आ गया जिस लेवल से वो थ्रो अप किया गया था, प्रोजेक्ट किया गया था। तो इस लेवल पर आते ही हम देखते हैं कि अब ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी कि क्षैतिजतः विस्थापन जो हुआ वो अधिकतम हुआ है। तो इसी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम कह रहे हैं एक्स मैक्स, और इसका स्पेशल नाम दे रहे हैं रेंज, यानी हिंदी में से प्रास। तो ये प्रास हो गया और वो रेंज हो गया, दोनों हम समझ गए। अब इसके बाद आते हैं एक और हम देख रहे हैं यहाँ एच, कैपिटल एच जो देख रहे हैं, इसके लिए हम शो कर रहे हैं ये एच इक्वल किया जा रहा है वाई मैक्स से। तो जिस तरह से यहाँ पर एक्स का वैल्यू वेरी करता हुआ हम दिखला रहे हैं एक्स मैक्स के साथ, उसी तरह से वाई भी वेरी करेगा। वाई अभी यहाँ पर जो देख रहे हैं वो है, तो यहाँ पर आने पे वाई ये हो जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर जब आएगा तो वाई ये होगा। तो अब इसके बाद देख रहे हैं कि जिस तरह से प्रोजेक्टाइल ऊपर उठ रहा था, अर्थ सरफेस से जा रहा था, वैसे वैसे इसका हाइट इंक्रीज कर रहा था, बढ़ रहा था। यहाँ पर आने के बाद अब फिर वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो अब इसका हाइट डिक्रीज कर रहा है। तो इसके माने ये हुआ कि ये मैक्सिमम वाई डिस्प्लेसमेंट है जो कवर किया जा रहा है, जो अचीव किया जा रहा है। तो ये मैक्सिमम वाई डिस्प्लेसमेंट जो अचीव हो रहा है प्रोजेक्टाइल का, इसको हम कहेंगे मैक्सिमम हाइट, और यही मैक्सिमम हाइट हो गया।
इसको हम यहाँ पर मेंशन करते हैं और उसके बाद फिर हम प्रोसीड करते हैं। एच जिसे हम अंडर ब्रैकेट शो कर रहे हैं एम एन से, और एम एन को इक्वल कह रहे हैं वाई मैक्स के। तो ये डिफाइन हो रहा है इससे, द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम एच को एक्सप्रेस कर रहे हैं। मैक्सिमम हाइट को हम हिंदी में कहेंगे महत्तम ऊंचाई। अब महत्तम ऊंचाई या मैक्सिमम हाइट, और यहाँ जो डिफाइन किया रेंज को, ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, इसको दोनों को ही मैथमेटिकली हम जो एक्सप्रेशन होता है उसको डिराइव करेंगे। और साथ ही हम डिराइव करेंगे एक और एक्सप्रेशन जिसमें प्रोजेक्टाइल को जब यहाँ से इस लेवल से प्रोजेक्ट किया जाता है तो ये पहले तो ऊपर उठता है और ऊपर उठते हुए मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है, और उसके बाद यहाँ से डाउनफॉल होता है और अल्टीमेटली फिर यानी कि फाइनली फिर उसी लेवल पे पहुंच रहा है जिस लेवल से वो प्रोजेक्ट किया गया था। तो हॉरिजॉन्टली इस लेवल पर आकर यहाँ पर मीट किया। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कुल कितना टाइम लगा, इस टाइम को जो हम कहेंगे इसे टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको हम मैथमेटिकली किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं इसके लिए भी हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। तो ये तीन टर्म्स जो हुए यहाँ पर, पहला मैक्सिमम हाइट, दूसरा रेंज और तीसरा टाइम ऑफ फ्लाइट, इन तीनों को हम मैथमेटिकली एक्सप्रेशन जो होता है उसके लिए डिराइव करेंगे। लेट्स प्रोसीड नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर द हेडिंग एक्सप्रेशंस, इसमें हम मैक्सिमम हाइट के लिए डिराइव करेंगे। मैक्सिमम हाइट यानी कि महत्तम ऊंचाई के लिए हम व्यंजक प्राप्त करेंगे। डिराइवेशन के लिए हम स्टार्ट करते हैं इस वेलोसिटी से जिस वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है। ये वेलोसिटी यहाँ पर हम डायग्राम में शो कर रहे हैं वी नॉट से। क्लियरली ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ यानी अर्थ सरफेस के साथ, हम प्रैक्टिकली सोचेंगे तो अर्थ सरफेस के साथ और या फिर उसके पैरेलल इस एंगल थीटा नॉट पर प्रोजेक्ट किया गया है। तो ऐसे केस में जिसमें ये थीटा नॉट पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, इसका एक पार्ट जो होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा और दूसरा पार्ट जो होगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो पार्ट होगा, जो कंपोनेंट होगा, उसको हम यहाँ पर मेंशन कर दें, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो पार्ट होगा, जो कंपोनेंट होगा, उसको भी यहाँ पर हम मेंशन कर दें। फिर प्रोसीड करते हैं। इस डायग्राम को हमने इस डायग्राम के लिए रीड्रॉ किया है ताकि हम इस वी नॉट का जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, प्रक्षेपण वेग है, उसका हम कंपोनेंट को फाइंड आउट कर सकें अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। यहाँ पर डायग्राम में देख करके हम कह सकते हैं ये जो एंगल थीटा नॉट है ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। यही यहाँ पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था जिस पर वेलोसिटी वी नॉट के साथ प्रोजेक्ट किया गया प्रोजेक्टाइल को। तो इस एंगल के लिए ये जो हम देख रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये जिस पर ये बेस्ड है यह बेस का काम करेगा। तो जो वेलोसिटी बेस के अलोंग होगा वो वी नॉट का कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस के अलोंग यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और जो वाई एक्सिस के अलोंग होगा कंपोनेंट इसका वो वर्टिकल डायरेक्शन में उसके मोशन के लिए वेलोसिटी होगा। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो बेस के अलोंग हो सकता है वेलोसिटी उसको हम वी एक्सिस से एक्सप्रेस कर दें, और जो वाई एक्सिस के अलोंग जो हो सकता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो हो सकता है उसको हम वी वाई से एक्सप्रेस करें। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हो रहा है वी एक्स और वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हो रहा है वो वी वाई हो गया। तो अब वी एक्स को हम वी नॉट के टर्म में कैसे एक्सप्रेस करें और वी वाई को हम वी नॉट के टर्म में कैसे एक्सप्रेस करें, हमारा मेन प्रॉब्लम यही है ना। तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेते हैं। इस ट्रायंगल के लिए अगर हम वी वाई और वी नॉट को लें तो हम कह सकते हैं कि वी वाई बाई वी नॉट इक्वल होगा साइन थीटा नॉट के, है ना। पी बाई एच क्या हो जाता है, साइन थीटा होता है डिफाइन। तो यहाँ पर साइन थीटा नॉट होगा, थीटा यहाँ पर थीटा नॉट से रिप्लेस हो रहा है। तो इसमें हम वी वाई को एक्सप्रेस कर सकते हैं वी नॉट साइन थीटा नॉट से। और वी एक्स के लिए तो वी एक्स चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वी नॉट का कंपोनेंट है और यह यहाँ पर बेस का काम कर रहा है, तो वी बाई एच ट्रिग्नोमेट्री में कॉस थीटा को डिफाइन करता है। इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि वी एक्स बाई वी नॉट इक्वल टू कॉस थीटा नॉट। तो कॉस थीटा नॉट हो गया। अब इसलिए हम वी एक्स का वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए वी नॉट को राइट साइड ले जाएं, तो वी नॉट कॉस थीटा नॉट ये हो गया। अब इतना होने के बाद अब हम चलते हैं यहाँ पर जिसके लिए हमने ये सब कुछ किया है। हमें मैक्सिमम हाइट चाहिए, मैक्सिमम हाइट हमें मिलेगा वाई के वैल्यू से। तो अब हम वाई के वैल्यू के लिए जो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन, उसका हम हेल्प लेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम जानते हैं वो ये है।
तो ये है इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति समीकरण। गति समीकरण से हम जानते हैं कि y बराबर, y जो दिया जाता है वो y इक्वल टू v1t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। अगर एबव मोशन हो और सरफेस से ऊपर की तरफ मोशन हो तो g नेगेटिव लेते हैं, इसलिए यहाँ पर साइन ऑफ माइनस है। तो v1t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर ये होता है इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो अब इसमें v1 क्या है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है। इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में जो हो सकता है वो कौन है, vy। तो vy इक्वल टू दिया जा रहा है v नॉट साइन थीटा नॉट से, तो इससे हम v1 को रिप्लेस करेंगे। इसलिए v नॉट साइन थीटा नॉट इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर ये। तो v1 को रिप्लेस कर दिया हमने v नॉट साइन थीटा नॉट से, है ना। यहाँ पर रीजन दे सकते हैं आप कि v1 इक्वल टू v नॉट साइन थीटा नॉट। अब इसके बाद यहाँ पर y के लिए जो एक्सप्रेशन हम देख रहे हैं इसे देख करके कह सकते हैं कि y t डिपेंडेंट हो गया, t पर डिपेंड करने वाला हो गया, क्योंकि v नॉट जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है और थीटा नॉट जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ये सब तो स्टार्टिंग वैल्यू है और ये स्टार्टिंग वैल्यूज वैरी नहीं करते, वो कांस्टेंट माने जाते हैं। तो ये कांस्टेंट है, ओनली t है जो वैरी कर सकता है और करता है। तो t के रिस्पेक्ट में y का वेरिएशन क्या होगा हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स डू इट। वेरिएशन को फाइंड आउट करने के लिए हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy बाई डी टी, और dy बाई डी टी जब हम करेंगे, चूंकि v नॉट साइन थीटा नॉट एक कांस्टेंट क्वांटिटी है इसलिए एज ए कांस्टेंट ये छोड़ देते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, फैक्टर के फॉर्म में ये रहता है। सिर्फ t जो वेरिएबल है इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डी टी बाई डी टी, टी के रेस्पेक्ट में इस टी का डिफरेंशिएशन। और नेक्स्ट टर्म में यहाँ पर है माइनस हाफ जी रहेगा और ये टी स्क्वायर है, तो यहाँ पर टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि डी टी स्क्वायर बाई डी टी करेंगे। डिफरेंशिएशन में चूंकि v नॉट साइन थीटा नॉट फैक्टर है इसलिए एज इट इज रहेगा, और ये t जो है t का पावर यहाँ पर क्या कह सकते हैं 1 जब रहता है तो सिर्फ जो डिफरेंशिएशन के रूल है उसके मुताबिक इस t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। तो 1 है तो 1 यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं चाहे तो छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर लिख दिया, नेक्स्ट स्टेप में नहीं लिखेंगे। माइनस हाफ करते हैं और g यहाँ पर लाते हैं, और g के बाद यहाँ t का पावर 2 है तो टी स्क्वायर का टी के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होगा वो यही पावर 2 यहाँ पर आ जाएगा और इससे पावर इसका एक डिक्रीज कर जाएगा। तो डिक्रीज करने के बाद 2 माइनस 1 होता है, 1 यहाँ पर मेंशन किया नहीं जाएगा, बस हो गया। तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस टी ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप में अब हम इसे लिखेंगे v नॉट साइन थीटा नॉट माइनस 1 को अब नहीं लिखेंगे, और ये 2 और 2 यहाँ पर कैंसिल करने के बाद यहाँ पर लिखते हैं g इंटू टी ये लिखते हैं। तो ये अब वर्टिकल डायरेक्शन में y को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं t के रेस्पेक्ट में, तो वर्टिकल डायरेक्शन में y का वेरिएशन हुआ, टाइम के रेस्पेक्ट में ये वेरिएशन हुआ, तो एक्चुअली ये भी वेलोसिटी ही हुआ। यस ये भी वेलोसिटी हुआ, अलग अलग टाइम पर ये वेलोसिटी अलग अलग होगा। तो ठीक है, मैक्सिमम हाइट पर जब जा रहा है तो हम ये एक्सप्रेशन को देख करके कह सकते हैं कि ये वेरिएशन इस माइनस साइन की वजह से डिक्रीज करता हुआ होगा। यस डिक्रीज करता हुआ रहता है, तो इस मैक्सिमम हाइट पर जाने पर डिक्रीज करते करते यह रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, अब ऊपर की तरफ नहीं जाता। तो यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी शो कर रहा है dy बाई डी टी उसका वैल्यू 0 लेना होगा एट मैक्सिमम हाइट, यानी कि महत्तम ऊंचाई पर dy बाई डी टी को हम 0 करते हैं। तो जब 0 करेंगे तो dy बाई डी टी यहाँ एक्सप्रेस हो रहा है v नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी से, इसलिए dy बाई डी टी को हम रिप्लेस करेंगे v नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी इक्वल टू 0 करके। अब ये t में एक इक्वेशन हो गया और t का वैल्यू हम इससे फाइंड आउट करते हैं, v नॉट साइन थीटा नॉट इक्वल टू जी टी। इस इक्वेशन से जी टी को राइट साइड लाए, v नॉट साइन थीटा नॉट लेफ्ट साइड रह गया और जी टी राइट साइड हुआ। तो अब यहाँ पर t का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए g को हमें रिमूव करना होगा। देयरफॉर जब रिमूव करेंगे तो t का वैल्यू जो मिलेगा g को राइट साइड से लेफ्ट साइड लाने पर वो होगा v नॉट साइन थीटा नॉट बाई जी, इसके बराबर। ये जो टाइम हुआ ये वो टाइम है जो प्रोजेक्टाइल को यहाँ से चला करके यहाँ तक पहुंचा दिया, और ये पॉइंट क्या है मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने वाला टाइम है ये, इसको कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट। तो इस एक्सप्रेशन से t का वैल्यू जो v नॉट साइन थीटा नॉट बाई जी हो रहा है और हम इसे कह रहे हैं टाइम ऑफ एसेंट।
तो इस टाइम पर जो ये टाइम पर पहुंचा है मैक्सिमम हाइट पर, इस टाइम पर y का वैल्यू क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो इसलिए हम कहेंगे देयरफॉर इस एक्सप्रेशन से जो हमने t का वैल्यू को फाइंड आउट किया, टाइम ऑफ एसेंट कहलाया ये। तो इस टाइम ऑफ एसेंट पर मैक्सिमम हाइट पर पहुंच रहा है बॉडी, इसलिए कह रहे हैं एट t इक्वल टू v नॉट साइन थीटा नॉट बाई g, y इक्वल टू y मैक्स हो गया। तो y मैक्स ही तो h है, मैक्सिमम हाइट ही को हम h लिखते हैं। इसलिए अब हम h का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इससे जो v नॉट साइन थीटा हमने लिया था, v नॉट साइन थीटा नॉट, इसके साथ t लिया था, तो अब उस t को यहाँ पर लिख दीजिए थोड़ी देर के लिए, और माइनस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर, ये भी लिख दीजिए। अब इसी t को रिप्लेस कीजिए इस एक्सप्रेशन से, ये टाइम ऑफ एसेंट जो है उससे। t को इससे रिप्लेस करने पर हम पाते हैं ये इक्वेशन अब कन्वर्ट हो गया इसमें। v नॉट साइन थीटा नॉट तो पहले ही से था, वंस अगेन v नॉट साइन थीटा नॉट आया बाई g के साथ, माइनस हाफ जी, और फिर t को हम यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं v नॉट साइन थीटा नॉट बाई g के साथ, और ये स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर दिया। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने में यहाँ पर देख के हम कह सकते हैं v नॉट साइन थीटा नॉट स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, तो ये स्क्वायर हो गया v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाई ये g है तो g रहेगा। यहाँ पर g तो है ही, साथ ही इस स्क्वायर से इस g का भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर भी g स्क्वायर हो गया, और फिर v नॉट साइन थीटा नॉट का जो स्क्वायर है वो इसमें कन्वर्ट हो गया v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट में। क्लियरली इसका स्क्वायर इस g से कैंसिल हो सकता है, तो कैंसिल कर दीजिए। अब उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कीजिए। अब v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाई जी को रिपीट करने के बाद यहाँ पर g को कैंसिल करते हुए यहाँ पर ये हम पाते हैं हाफ टाइम्स v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाई जी, सिंगल जी। अब ये जो भी है वो इसी का हाफ है, तो अगर इसमें से इसका हाफ को हम माइनस करें तो कितना बचेगा, इसका हाफ, तो हाफ लिख दीजिए। तो इस टर्म को इससे माइनस करने के बाद जो हमें मिलता है वो यही मिलता है v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाई 2g, और यही इस h का वैल्यू हुआ। तो मैक्सिमम हाइट के लिए एक्सप्रेशन यही हो गया, ये हमें मिल गया जिसको हम फाइंड आउट करने चले थे, निकालने चले थे। तो ये महत्तम ऊंचाई का व्यंजक हो गया, मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन हो गया। अब हम बढ़ते हैं रेंज के लिए। रेंज यानी कि प्रास हम r इक्वल टू एक्स मैक्स से एक्सप्रेस कर रहे हैं। r इक्वल टू एक्स मैक्स यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है हम उसी को रेंज कहते हैं। तो इसी के लिए हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। इसके वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें ये याद रखना होगा कि इस डायरेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है मोशन के लिए, उस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई एक्सेलरेशन होता नहीं है, तो जो भी वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का कंपोनेंट यहाँ पर लेंगे, तो जो भी वेलोसिटी होगा उसको टोटल टाइम जो यहाँ से यहाँ तक चल करके आने में लग रहा है उस टोटल टाइम से हम मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल टाइम और ये वेलोसिटी दोनों को हमें यहाँ पर लाना होगा। वेलोसिटी तो हमने फाइंड आउट किया था ऑलरेडी, वो था वी एक्स इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट, इसके बराबर। अब टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम अभी तक हमने फाइंड आउट नहीं किया है, लेकिन हम यहाँ पर रिकॉल करेंगे जो हमने एच को फाइंड आउट किया, इसमें पार्टिकल को जो प्रोजेक्टाइल है या यहाँ से यहाँ तक जो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच रहा है वहां तक आने में लगा हुआ टाइम जो टाइम ऑफ एसेंट कहलाया, यानी कि उड़ान के लिए चढ़ान का जो समय है वो जो है वो हमने फाइंड आउट किया था। वो कितना था, वी नॉट साइन थीटा नॉट बाई जी, इसके बराबर था। तो अब उस टाइम को, चूंकि यहाँ से यहाँ तक आने में लगा हुआ टाइम हम कह रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा वो कितना होगा इस पर भी कंसिडर कर लें। वर्टिकल मोशन में अगर हम किसी बॉडी को ऊपर की तरफ उछाल देते हैं तो जितना नीचे से ऊपर की तरफ जाता है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है, और फिर उसके बाद वहां पर वापस आता है जहां से वो प्रोजेक्ट किया गया था। तो जो टाइम जाने में लगता है वही टाइम आने में लगता है, क्योंकि ग्रेविटी दोनों के लिए सेम है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी दोनों के लिए सेम रहेगा, लेकिन एक ऊपर की तरफ जा रहा है और दूसरा नीचे की तरफ आ रहा है। ऊपर की तरफ जाने में वेलोसिटी मैक्सिमम से डिक्रीज करते करते जीरो होता है, और ऊपर से नीचे की तरफ आने में वेलोसिटी जीरो से इंक्रीज करते करते मैक्सिमम तक पहुंचता है। यही फर्क है। ठीक है, टाइम में दोनों इक्वल होगा।
तो वो टाइम जो यहाँ से यहाँ तक आने में लगा उसको हमने टाइम ऑफ एसेंट कहा। तो वो टाइम जो यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा वो टाइम कहलाएगा टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ डिसेंट वही होगा जो टाइम ऑफ असेंट है, दोनों इक्वल हुआ। तो दोनों इक्वल होने के केस में हमारे लिए टोटल टाइम जब निकालना होगा तो हम उस टाइम को जो टाइम ऑफ एसेंट है उसी को डबल कर दें, निकल जाएगा। यस, निकल जाएगा। तो वो टाइम जो टाइम ऑफ एसेंट है अब हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करके वो जो वेलोसिटी यहाँ पर Vx यहाँ पर ले रहे हैं V नॉट cos थीटा नॉट से, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और वही हमारा रेंज होगा, यानी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा। लेट्स डू। Vx इंटू टी हम ले रहे हैं और V नॉट cos थीटा नॉट लेने के बाद टी के लिए जो हम टाइम लेंगे वो टाइम यहाँ पर याद कर लीजिए, टाइम ऑफ एसेंट हम ले रहे हैं यहाँ पर V नॉट साइन थीटा नॉट बाई जी इसके बराबर। तो यहाँ पर जो टाइम लेंगे वो टाइम नहीं रहेगा, है ना, इसको आप टी डैश कह लीजिए। अब टी डैश को हम यहाँ पर ट्वाइस टी कर ले रहे हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, V नॉट cos थीटा नॉट और इंटू इस ट्वाइस टी का वैल्यू यहाँ से हेल्प ले रहे हैं 2 इंटू V नॉट साइन थीटा नॉट बाई जी, ये होगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें, 2 को स्टार्टिंग में लेने के बाद हम देख रहे हैं यहाँ V नॉट और यहाँ भी है V नॉट, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट होगा V नॉट का स्क्वायर। तो V नॉट का स्क्वायर हम पहले लिख देते हैं और उसके बाद 2 और फिर साइन थीटा नॉट और cos थीटा नॉट ये लिखते हैं, 2 साइन थीटा नॉट और cos थीटा नॉट ये लिखने के बाद हम अब देते हैं यहाँ पर G, ये जो G है उसको क्लियरली यहाँ पर 2 साइन थीटा नॉट cos थीटा नॉट जो है वो हमें एक ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले को रिकॉल करा रहा है और वो है 2 साइन a इंटू कॉस ए जो इक्वल होता है साइन 2a के। तो यहाँ पर जो थीटा नॉट है वो a की जगह पर है, इसलिए यहाँ पर हम फर्दर लिखेंगे, इसको ये लिखेंगे 2 साइन थीटा नॉट इंटू कॉस थीटा नॉट को हम क्या करेंगे, इसको हम रिड्यूस कर देंगे किसमें, साइन 2 थीटा नॉट में, और तब हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो V नॉट का स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट बाई जी का होगा। तो ये हुआ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जिसे हम रेंज कह रहे हैं। तो आर के लिए यही एक्सप्रेशन हो गया। अब हम इसे एक फाइनल फॉर्म देते हैं और उसके बाद फिर प्रोसीड करते हैं। तो ये हुआ फाइनल एक्सप्रेशन आर के लिए, यानी कि रेंज के लिए, आर इक्वल टू V नॉट का स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट, यहाँ पर नॉट छूट रहा था, नॉट साइन 2 थीटा नॉट बाई जी। अब हम इसके बाद देखेंगे थर्ड टर्म यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। टाइम ऑफ फ्लाइट क्लियरली हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि जो टाइम यहाँ से यहाँ तक आने का लग रहा है वही टाइम यहाँ से यहाँ तक आने का भी लग रहा है। तो हम क्यों नहीं टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों को ऐड कर दें या किसी एक टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। टाइम ऑफ फ्लाइट यानी उड़ान का हम t इक्वल टू दे रहे हैं और ये t जो है वो ऑलरेडी फाइंड आउट हो चुका है V नॉट साइन थीटा नॉट बाई जी से। तो ये 2 V नॉट साइन थीटा नॉट बाई जी यही हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमारा तीनों एक्सप्रेशन जिसमें हमने कहा था मैक्सिमम हाइट क्या होगा डिराइव करेंगे, रेंज क्या होगा डिराइव करेंगे और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा डिराइव करेंगे, एक्सप्रेशन डिराइव हो गया। अब हम यहाँ से प्रोसीड करें, आगे बढ़ें, इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको यहाँ पर अंडर रिमार्क्स मेंशन करते हैं। अंडर रिमार्क्स हम पॉइंट नंबर 1 में h इक्वल टू V नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाई 2g एंड इसे एंड पढ़ते हैं एंड r इक्वल टू V नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट बाई g को डिस्कस करने चल रहे हैं। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, साइन थीटा नॉट इक्वल टू 1 और ये मैक्सिमम वैल्यू होता है, इसलिए h जो होगा h इक्वल टू V नॉट स्क्वायर बाई 2g होगा। अगर किसी बॉडी को हम 90 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं तो बॉडी कितने हाइट को अचीव करेगा, जो हाइट को अचीव करेगा वो होगा h इक्वल टू V नॉट स्क्वायर बाई 2g। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ये जो मैक्सिमम हाइट है उसका भी ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट का ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। और अब आइए इस मैक्सिमम वैल्यू के बाद अब हम आते हैं यहाँ देखने के लिए कि r जो दिया जा रहा है V नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट बाई जी से, तो इसमें कब मैक्सिमम वैल्यू हमें अचीव होगा, यानी बॉडी हॉरिजॉन्टली कब मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करेगा, अचीव करेगा। यहाँ पर r इक्वल टू V नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट बाई जी जो हम देख रहे हैं, इसे देखकर भी हम ये कह सकते हैं कि r का वैल्यू भी इस थीटा नॉट पर डिपेंड कर रहा है
और इस थीटा नॉट के वैरी करने से आर का वैल्यू वैरी करेगा। वैरी करने में हमारा इंटरेस्ट उस वैल्यू से है जब आर का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसको मैक्सिमम होने के लिए वंस अगेन हम ये कहेंगे कि साइन 2 थीटा नॉट का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। इसका वैल्यू मैक्सिमम अगर होना चाहिए तो देखें इसके लिए हमें कौन सा रिजल्ट मिलता है। साइन 2 थीटा नॉट जो 1 इक्वल होता है, साइन थीटा का वैल्यू 1 वो मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो जब हम इस रिलेशन से चलेंगे कि साइन 2 थीटा नॉट इक्वल टू 1 के लिए, तो फिर आर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाई जी, ये जो होगा वो बॉडी जो प्रोजेक्ट किया गया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लेगा। तो इसको हम यहाँ पर कहेंगे मैक्सिमम रेंज। तो मैक्सिमम हाइट के केस में थीटा नॉट कितना के बराबर हो रहा है, 90 डिग्री के बराबर। और मैक्सिमम रेंज के केस में मैक्सिमम रेंज कितना के बराबर हो रहा है, वी नॉट स्क्वायर बाई जी जो हो रहा है वो मैक्सिमम हो रहा है रेंज। तो ये किस एंगल के लिए हो रहा है, वो एंगल हम यहाँ से पाएंगे, अभी हमने पाया नहीं है। तो यहाँ पर जब इससे हम प्रोसीड करेंगे तो साइन 2 थीटा नॉट इक्वल टू 1 जो हो रहा है, हम इससे देखेंगे साइन 2 थीटा नॉट, साइन 2 थीटा नॉट का वैल्यू 1 तभी आता है जब 90 डिग्री के लिए एंगल लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे 90 डिग्री से एक्सप्रेस करेंगे। तो साइन 2 थीटा नॉट इक्वल होना चाहिए साइन 90 डिग्री के, और इससे हमें जो रिजल्ट मिलेगा 2 थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री का मिलेगा। तो जब 90 डिग्री का मिलेगा तो इसमें हम क्लियरली कह सकते हैं कि 2 90 को 45 टाइम्स में डिवाइड कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, कैंसिल कर दीजिए। तो ये 45 टाइम्स में कैंसिल हो गया। अगर कैंसिल कर लिया तो फिर हमें इससे क्या रिजल्ट मिला, इससे रिजल्ट मिला हमें ये कि थीटा नॉट इक्वल होना चाहिए 45 डिग्री के, 45 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। किसके लिए, जब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देखना चाहेंगे उसके लिए। तो ये जो रेंज हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, हमने अभी ये डिस्कस किया है। तो ये जो रेंज होगा वो मैक्सिमम तभी होगा जब बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाएगा थीटा नॉट इक्वल टू 45 डिग्री के एंगल पर। तो इस रिजल्ट से हम ये याद रखेंगे कि बॉडी को अगर हम 45 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट करें तो वो हॉरिजॉन्टली मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लेगा, यानी कि वो मैक्सिमम रेंज को अचीव करेगा। तो इस दो रिजल्ट के बाद अब हम आते हैं अंडर रिमार्क्स नंबर पॉइंट 2 पर। अंडर रिमार्क्स हम पॉइंट नंबर 2 में टेकअप कर रहे हैं वी एक्स इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट को। क्लियरली ये प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। क्षैतिज दिशा में ये क्षैतिज घटक है, प्रक्षेपण वेग का क्षैतिज घटक है, और ये क्षैतिज घटक अचर रहता है हर जगह पर, है ना, क्योंकि क्षैतिज दिशा में जो भी गति होती है उसमें कोई त्वरण नहीं होता है। यही हमने अभी डिस्कस किया था इससे पहले। तो ये मोशन के दौरान प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी कंपोनेंट हर जगह पर कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। प्रोजेक्टाइल पूरे मोशन के दौरान चाहे किसी भी वक्त कहीं पर रहे। एक दो एग्जांपल यहाँ पर डायग्राम में हम शो करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेट्स डू। इस डायग्राम में हमने 1 2 और 3 पोजीशन को सिलेक्ट किया है, चुना है। यहाँ पर किस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी होगा ये तय होगा यहाँ पर टेंजेंट को ड्रा करके। तो यहाँ पर इस टेंजेंट को हमने ड्रा किया, और यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा उस वेलोसिटी को प्रोजेक्शन के दौरान v1 माना, सपोज किया v1। ये v1 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से किस एंगल पर है इसको अब हम यहाँ लेते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए ये जो हम देख रहे हैं vx1, इसको x एक्सिस के पैरेलल ड्रा किया है। तो इसके साथ ये जो एंगल देख रहे हैं ये θ1 है। तो θ1 एंगल लेते हुए अब हम इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट ले रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में vx1 के नाम से और एक वर्टिकल डायरेक्शन में vy1 के नाम से। vx1 को हम याद रखते हुए, डिस्कस बाद में करेंगे, लेकिन इसको याद रखते हुए हम अभी यहाँ आते हैं। जो n है मैक्सिमम हाइट का पॉइंट, प्रोजेक्शन के दौरान प्रोजेक्टाइल का ये मैक्सिमम हाइट वाला पोजीशन है। यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर रहने की वजह से वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगी। तो जो भी वेलोसिटी होगी वो ओनली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के वेलोसिटी को हम यहाँ पर vx2 के नाम से दिखला रहे हैं, शो कर रहे हैं। और इसलिए ये जो वेलोसिटी है वो इस पॉइंट पर इस पाथ के लिए टेंजेंट के डायरेक्शन में ये वेलोसिटी है। अब इसके बाद हम आते हैं थर्ड पोजीशन यहाँ पर लेकर के। यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी प्रोजेक्टाइल की वो यहाँ पर इस डायरेक्शन में दिखला रहे हैं v3 के नाम से। ये जो डायरेक्शन है वो इस पॉइंट के लिए जो पाथ है प्रोजेक्टाइल का, इस पाथ पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में इस v3 को दिखला रहे हैं। ये डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कितना एंगल पर दिखला रहे हैं, θ3 के नाम पर।
थीटा 3 के एंगल पर ये दिखला रहे हैं। तो अब इसका जो वेलोसिटी है इसका दो कंपोनेंट हम लेंगे, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में Vx3 के नाम से हम देख रहे हैं, दिखला रहे हैं, और दूसरा कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट जो यहाँ पर देख रहे हैं वो Vy3 के नाम से देख रहे हैं और दिखला रहे हैं। तो ये जो डायरेक्शन हुआ वो वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड वेलोसिटी हो रहा है, क्योंकि अब यहाँ मैक्सिमम हाइट के बाद बॉडी क्या है, प्रोजेक्टाइल क्या है, वो डाउनफॉल कर रहा है इसलिए। तो अब यहाँ पर एक वेलोसिटी Vx3 के नाम से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वेलोसिटी Vy3 के नाम से वर्टिकल कंपोनेंट, ये हम दिखला रहे हैं। हमें वर्टिकल कंपोनेंट पे डिस्कस नहीं करना है, हम अभी डिस्कस कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे जो भी यहाँ पर वेलोसिटी होगा, अब हम यहाँ पर मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं। Vx1 दिया जाएगा V1 cos थीटा 1 से, और Vx2 दिया जाएगा V2 cos थीटा 2 से। बट cos थीटा 2 कितना होगा इसके लिए हम यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं। मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी है वो टोटल का टोटल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है नहीं, तो इसलिए ये जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में हम दिखला रहे हैं कंपोनेंट को, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल में दिखला रहे हैं। तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो थीटा 2 0 डिग्री के बराबर होगा, और इसलिए हम अगर यहाँ पर लें तो V2 cos 0 डिग्री लेंगे और cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो 1 होने पर V2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये टोटल V2 आ जाएगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट पर जो प्रोजेक्टाइल का पोजीशन है, थर्ड पोजीशन यहाँ पर दिखला रहे हैं, तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट है वो Vx3 है। तो Vx3 को हम दिखलाएंगे मैथमेटिकली, किस तरह से दिखलाएंगे, Vx3 को हम मैथमेटिकली दिखलाएंगे V3 cos थीटा 3 के। अब इसी तरह से हम जितना भी पोजीशन लेते प्रोजेक्टाइल का इस पाथ पर, जितना भी पोजीशन लेते उन सभी में जो भी वेलोसिटी कंपोनेंट होता हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उस सबको हम इसी तरह से दिखलाते, और सभी का सभी वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो सब का सब आपस में बराबर होगा, और वो बराबर होगा किसके, जो ओरिजिनल था Vx इक्वल टू V0 cos थीटा नॉट उसके। और इसलिए हम इन सारे रिजल्ट्स को समराइज करके कह सकते हैं Vx इक्वल टू Vx1 इक्वल टू Vx2 इक्वल टू Vx3 इक्वल टू सो एंड सो, डॉट 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 से दिखला दिया हमने। इसी को हम इस रिजल्ट से भी शो कर सकते हैं। V0 cos थीटा नॉट इक्वल टू V1 cos थीटा 1 इक्वल टू V2, यहाँ V2 है इसलिए, इक्वल टू V3 cos थीटा 3 इक्वल टू डॉट। इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल का जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी के लिए, वो सब के सब आपस में बराबर होंगे, इक्वल होंगे। इस रिजल्ट को हम यहाँ अंडर रिमार्क्स पॉइंट नंबर 2 में एक्सप्रेस कर रहे हैं, और अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। अंडर रिमार्क्स हम पॉइंट नंबर 3 को प्रोसीड करेंगे इस रिजल्ट से। बाय ट्रिग्नोमेट्री हम जानते हैं साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा के। अब इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे अभी जिस पॉइंट पर हम डिस्कस कर रहे थे, रेंज में। वंस अगेन हम यहाँ पर रेंज को लाते हैं डिस्कशन करने के लिए। R इक्वल टू V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट बाई जी। चूंकि रेंज के लिए हमने यही रिजल्ट डिराइव किया था, तो हम इसी पर डिस्कस करेंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर रिजल्ट जो हम देख रहे हैं साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा देख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि थीटा का जो भी थीटा है एंगल है, तो जिस भी एंगल के लिए भी साइन थीटा का जो भी वैल्यू होगा वही वैल्यू वंस अगेन हमें मिलेगा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा के लिए भी। यहाँ पर आर जो रेंज हम देख रहे हैं V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट बाई जी, जो भी ये वैल्यू देगा आर के लिए देगा। तो यहाँ पर अगर 2 थीटा नॉट की जगह पर, जैसे यहाँ पर थीटा है तो थीटा की जगह पर हम अगर 2 थीटा नॉट लिखते हैं, तो इस रिजल्ट में भी हमें थीटा की जगह पर 2 थीटा नॉट लिखना पड़ेगा। तो इससे ये मतलब निकलेगा कि 2 थीटा नॉट के लिए साइन का जो भी वैल्यू होगा वही वैल्यू साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा नॉट का भी होगा। और वैसा होने पर जो रेंज यहाँ पर आ रहा है 2 थीटा नॉट के लिए, वही रेंज आएगा 180 डिग्री माइनस 2 थीटा नॉट के लिए भी। यस, यही रिजल्ट यहाँ पर हम शो करेंगे। तो V0 का स्क्वायर साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा नॉट बाई जी, ये रिजल्ट होगा। ये रिजल्ट रेंज के लिए है
तो अब 180 डिग्री माइनस 2 थीटा नॉट बाई जी को फर्दर हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं इस एंगल के लिए 180 डिग्री माइनस 2 थीटा नॉट के लिए, तो हमें जो फॉर्म मिलता है लेट्स सी नॉट स्क्वायर साइन 2 कॉमन लेने के बाद हम कह सकते हैं 180 डिग्री की जगह पर 90 डिग्री और 2 थीटा नॉट की जगह पर ओनली थीटा नॉट ये और बाई जी ये। तो अब ये जो आया वो उसी रेंज का एक्सप्रेशन आया, यानी उसी रेंज के लिए ये एक्सप्रेशन आया जिस रेंज को ये एक्सप्रेशन एक्सप्रेस कर रहा है, बता रहा है। यस, तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जिस एंगल के लिए जो भी रेंज आता है वही रेंज उस एंगल का एक कंपोनेंट जो वैल्यू होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसके लिए भी आएगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लें। मान लीजिए थीटा नॉट एक एंगल लेते हैं 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री के लिए जो रेंज आएगा वही रेंज ये कह रहा है कि 90 माइनस 30 के लिए भी आएगा, 90 माइनस 30 का मतलब 60 डिग्री के लिए भी आएगा। क्लियर? तो अब हम इस रिजल्ट को इस तरह से याद रखेंगे कि कोई भी रेंज जिस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए हमें मिलेगा वही रेंज वंस अगेन हमें मिलेगा उस एंगल के कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए भी, यानी कि उस कोण के पूरक कोण के लिए भी। तो अब हम इस रिजल्ट को यहाँ पर मेंशन करते हैं और उसको याद रखते हुए प्रोसीड करते हैं। तो ये रिजल्ट हुआ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, जो रेंज है इस एंगल थीटा नॉट पर वही रेंज होगा एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा नॉट पर भी। अगर एंगल थीटा नॉट के लिए रेंज को हम R1 से एक्सप्रेस करें तो एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा नॉट के लिए रेंज को हम R2 से एक्सप्रेस करेंगे। तो R2 और R1 दोनों इक्वल होगा और ये इक्वल किसके होगा? उस रेंज के जो यहाँ पर R से एक्सप्रेस हो रहा है, तो इसलिए दोनों का रिजल्ट R। अब इस पॉइंट के बाद हम प्रोसीड करते हैं अंडर रिमार्क्स पॉइंट नंबर 4 पर। अंडर रिमार्क्स पॉइंट नंबर 4 को हम प्रोसीड करेंगे इस रिजल्ट से x इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट टाइम्स टी से। ये क्लियरली हम इस पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है उसके लिए ये एक्सप्रेशन है। ये t जो है टाइम है इन्वॉल्व और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी कंपोनेंट है। तो अब हम इस टाइम t को इवेल्युएट कर सकते हैं t इक्वल टू एक्स बाई वी नॉट कॉस थीटा नॉट करके। इसलिए अगर ऐसा हम करते हैं तो हम पाते हैं t इक्वल टू एक्स बाई थीटा नॉट ऐसा। तो t इक्वल टू एक्स बाई वी नॉट कॉस थीटा नॉट ये रिजल्ट हम पाते हैं। अब चूंकि हम y इक्वल टू जो y वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए बात कर रहे हैं, y इक्वल टू जो दिया जाता है वी नॉट साइन थीटा नॉट इंटू टी माइनस हाफ जी टाइम्स और टी स्क्वायर। इससे तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो इसी एक्सप्रेशन से दिया जाएगा। अब इसमें t इन्वॉल्व है, t का वैल्यू जो अभी हम यहाँ पर दे रहे हैं x बाई वी नॉट कॉस थीटा नॉट, इसे रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस करने पे हमें मिलेगा वी नॉट साइन थीटा नॉट इन x बाई वी नॉट कॉस थीटा नॉट ये मिलेगा और माइनस हाफ जी यहाँ पर करने के बाद t का वंस अगेन ये वैल्यू हम रिपीट करेंगे x बाई वी नॉट कॉस थीटा नॉट इसका स्क्वायर। अब यहाँ सिंप्लीफिकेशन का मैटर आता है। सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पर कह सकते हैं वी नॉट से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दिया। साइन थीटा नॉट बाई कॉस थीटा नॉट टेन थीटा नॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, टेन थीटा नॉट में कन्वर्ट होने के बाद हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर ये मिलेगा। इसके बाद माइनस करने के बाद हाफ ये रहेगा, जी ये भी रहेगा। जो ब्रैकेट के ऊपर यहाँ पर देख रहे हैं स्क्वायर को अगर हम रिमूव करें तो x पर भी आएगा स्क्वायर और यहाँ पर भी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट। अब हम कह सकते हैं कि जो रिजल्ट आया वो हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई वी नॉट स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा नॉट आया। इससे इसके लिए हम यहाँ वंस अगेन कह सकते हैं टेन थीटा नॉट टाइम्स एक्स माइनस हाफ जी बाई वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट। इसको करने के बाद अगर हम यहाँ पर अंडर ब्रैकेट कर लें इसको और एक्स स्क्वायर को यहाँ रखें तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ये इस फॉर्म में आते ही ये किसका वैल्यू बताएगा? इस y का, जिसको हम लेकर के प्रोसीड कर रहे थे। तो यहाँ पर y इक्वल टू ये आ जा रहा है इक्वेशन। ये इक्वेशन हमें हिंट कर रहा है कि ये इक्वेशन सेकंड डिग्री का इक्वेशन है, x में सेकंड डिग्री का इक्वेशन है।
ये इक्वेशन अगर सेकंड डिग्री का है तो सेकंड डिग्री का इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हम ग्राफ ड्रा करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करने पर हमें जो शेप मिलता है वो एक पैराबोला होता है। तो पैराबोलिक नेचर का ये इक्वेशन हो गया। यस, पैराबोलिक नेचर का हो गया। तो कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन पैराबोलिक मोशन को ही एक्सप्रेस करता है। पैराबोलिक मोशन को एक्सप्रेस करने वाला इक्वेशन पैराबोलिक इक्वेशन कहलाता है। पैराबोलिक इक्वेशन का एक और नाम है ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। इस तरह से ये जो इक्वेशन हुआ ये पैराबोलिक इक्वेशन है, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन है, और इसी को हम हिंदी में कहते हैं परवलयिक गति का समीकरण। तो अब हम इसे यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो ये इक्वेशन हो गया ट्रेजेक्टरी इक्वेशन यानी परवलयिक समीकरण। इस पॉइंट नंबर 4 को डिस्कस करने के बाद अब हम जितना भी अंडर रिमार्क्स पॉइंट डिस्कस कर सकते थे यहाँ पर इसको कंक्लूड करते हैं, और अब प्रोसीड करते हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को एज एग्जांपल लेकर के वर्कआउट करने के लिए। इसमें हम सीखेंगे कि जो भी रिजल्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया है उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन किस तरह से पॉसिबल है। ये है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिसे हम एज एग्जांपल ले रहे हैं वर्कआउट करने के लिए। प्रॉब्लम है ए बॉलर थ्रोज ए बॉल विद a speed of 28 meter per second at an angle of 30 degree with the horizontal. Find A, पार्ट ए में the maximum height reached by the ball, पार्ट बी में time taken by the ball to come back to the same horizontal level, and C, पार्ट सी में the distance from the bowler where the ball returns to the same level। यानी एक गेंदबाज गेंद को 28 मीटर पर सेकंड की गति से 30 डिग्री के कोण, 36 के साथ जो बना रहा है कोण 30 डिग्री, उससे 30 डिग्री के कोण पर फेंकता है। ज्ञात करें। पार्ट ए में गेंद द्वारा प्राप्त की गई महत्तम ऊंचाई, पार्ट बी में लिया गया कुल समय जब गेंद उसी क्षैतिज तल पर वापस लौटती है, और सी में पार्ट सी में गेंद द्वारा गेंदबाज से क्षैतिज दिशा में तय दूरी। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमने यहाँ पर समझा कि इस क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन है, और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे उसके हेल्प से हमें क्या फाइंड आउट करना है। वन बाय वन हम इन 3 पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे भी। कैसे करेंगे ये हम देखेंगे भी और सीखेंगे भी। लेकिन इससे पहले यहाँ पर जो डायग्राम है इस डायग्राम के प्लेस को हमें क्लियर करना होगा। इससे पहले कि हम इसे क्लियर करें, डायग्राम को इरेज करें, यहाँ पर वंस अगेन हम पॉइंट नंबर 4 जो रिमार्क्स में डिस्कस कर रहे थे इन शॉर्ट यहाँ पर दोहरा दें। तीनों पोजीशन जो यहाँ पर दिखलाए हैं डिस्कस करने के लिए 1 2 3, ये तीनों पोजीशंस को वो इक्वेशन जो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन के नाम से हमने देखा था और उसको समझा था, उस इक्वेशन को ये तीनों पोजीशन सेटिस्फाई करेगा। यही नहीं बल्कि इस पाथ पर, जिस पाथ पर ये प्रोजेक्टाइल मूव करता है, उस पाथ का हर पॉइंट, हर पोजीशन उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर कोई पोजीशन, कोई पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसके माने ये हुआ कि वो पोजीशन, वो पॉइंट उस इक्वेशन पर है ही नहीं। क्लियर? इसके अलावा एक और पॉइंट है जो हमने कहा था, जो इक्वेशन सेकंड डिग्री का होता है वो पैराबोलिक होता है, उसका हम ग्राफ ड्रा करें तो वो पैराबोलिक नेचर का होता है, पैराबोलिक शेप का होता है। यहाँ पर जो दिखला रहे हैं प्रोजेक्टाइल का पाथ इस लाइन से, इस तरह से, ये प्रोजेक्टाइल का पाथ जो है वो पैराबोलिक ही है। क्लियर? अब इन दोनों पॉइंट्स को क्लियर करने के बाद अब हम प्रोसीड करते हैं इस प्रॉब्लम को वर्कआउट करने के लिए। पॉइंट ए में यहाँ जो हमें फाइंड आउट करना है द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, ये फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम हाइट के लिए जो एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया था वो है h इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाय 2g, h इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाय 2g। यही है वो मैक्सिमम हाइट के लिए एक्सप्रेशन जिसे हमने डिराइव किया था, देखा था, समझा था। अब इसमें हम देखेंगे कि जो भी टर्म्स इसमें इन्वॉल्व हैं, ऐसे तो यहाँ पर देखा जाए तो ये इक्वेशन 1 2 3 और 4 टर्म्स में इन्वॉल्व है, तो आउट ऑफ 4 कम से कम 3 तो मालूम होना चाहिए, तभी तो 4th मालूम होगा। तो हम देखेंगे कि इस 3 में भी कौन कौन सा टर्म्स यहाँ अवेलेबल है क्वेश्चन में, और उसको हम यहाँ पर पुटअप करें और फिर प्रोसीड करें। A bowler throws a ball with a speed of 28 मीटर पर सेकेंड at an angle of 30 डिग्री। तो दो चीजों का यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, 28 मीटर पर सेकेंड और एंगल 30 डिग्री का, ये दोनों का इंफॉर्मेशन है। तो जिस वेलोसिटी से किसी को हम प्रोजेक्ट करते हैं, थ्रो करते हैं, वही होता है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, और ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है जिसे हम v नॉट से शो करते हैं।
और जिस एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं, ये एंगल थीटा नॉट है यहाँ पर, उस एंगल को हम देते हैं नाम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो यही है प्रक्षेपण कोण और ये है प्रक्षेपण वेग। तो ये दोनों चीज यहाँ पर अवेलेबल है। अब रही बात एच और जी में, इन दोनों में से हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है? इसमें से हमें एच का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो नेचुरली हमें जी नोन होना चाहिए। जी नोन है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है तो भी जी नोन है। किस तरह से? कहीं भी अगर किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अगर जी का वैल्यू नहीं है दिया हुआ, तो हम 9.8 या 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड ले सकते हैं और प्रोसीड कर सकते हैं। फॉर सिंपलिसिटी हम यहाँ पर जी का वैल्यू 10 लेकर के प्रोसीड कर रहे हैं। h इक्वल टू 28 का स्क्वायर और इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री बाई 2 इंटू 10। यहाँ पर हम मेंशन कर दें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह करके कि v नॉट जो दिया हुआ है 28 मीटर पर सेकेंड और थीटा नॉट जो दिया हुआ है 30 डिग्री है, और g का वैल्यू हम यहाँ ले रहे हैं 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, है ना, ये हम मान करके ले रहे हैं। ठीक है, अब इसी के हेल्प से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। 28 का स्क्वायर का मतलब 28 इंटू 28 और साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2। तो ये 1/2 होता है, बट यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर हम 2 टाइम्स इसे मेंशन करेंगे, 1/2 इंटू 1/2 करके, और फिर डिनोमिनेटर में यहाँ 2 इंटू 10 है तो 2 इंटू 10 भी लिखेंगे। अब इतना कुछ करने के बाद 2 और 2 यहाँ पर देख रहे हैं तो 2 2 जा 4, तो 4 7 जा 28, 7 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर वंस अगेन देखते हैं 2 से 28 14 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है तो कर दिया। अब क्या बचा? 7 इंटू 14, 7 इंटू 14 कितना हो जाएगा? बाई 10 ये, तो अब ये हो रहा है 14 7 जा 98, 98 बाई 10, ये इतना मीटर हुआ। अब इसका वैल्यू क्या आएगा? इसका वैल्यू जो आएगा वो 9.8 मीटर आएगा, 9.8 मीटर, 9.8 मीटर आया। ये वही वैल्यू है जो बॉल ने मैक्सिमम हाइट के नाम पर अचीव किया। तो अब इसके बाद इसको आंसर करते हुए आंसर, अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर पॉइंट बी में जो हमें फाइंड आउट करना है, टाइम टेकन बाय द बॉल टू कम बैक टू द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, यानी जिस हॉरिजॉन्टल लेवल से बॉल को थ्रो किया गया था उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पर वापस पहुंचने में वो कुल कितना टाइम ले रहा है, उस टाइम को फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि हमें टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड आउट करना है, यानी उड़ान अवधि को, उड़ान काल को पता करना है। लेट्स फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जो हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था, डिराइव किया था, वो यही है, t इक्वल टू 2v नॉट टाइम साइन थीटा नॉट बाई जी। ये अब इसमें चूंकि हमने देख लिया है कि v नॉट 28 मीटर पर सेकंड है दिया हुआ और 30 डिग्री थीटा नॉट के नाम पर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर पुटअप करेंगे 2 इंटू 28 और साइन थीटा नॉट के लिए हम यहाँ लिखेंगे साइन 30 डिग्री बाई जी के लिए हम यहाँ लिखेंगे 10, 2 इंटू 28 और इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, उसके बाद बाई 10, इस 2 से इस 2 को कैंसिल किया जा सकता है, कर दिया। अब सिंप्लीफिकेशन में ओनली 28 बाई 10 रह गया और इसको हम कहते हैं 2.8 सेकेंड। तो ये वही टाइम ऑफ फ्लाइट है जिसे हम फाइंड आउट करने के लिए प्रोसीड किए थे। अब हम कह सकते हैं कि बॉल जहां से थ्रो किया गया था, जिस लेवल से थ्रो किया गया था, उसी लेवल को वंस अगेन पाने में जितना टाइम लेगा वो 2.8 सेकेंड होगा। अब हम इसे आंसर करते हैं, आंसर, और अब इसको आंसर करने के बाद हम प्रोसीड करते हैं यहाँ पर पॉइंट सी में जो फाइंड आउट करना है उसके लिए, द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉलर वेयर द बॉल रिटर्न्स टू द सेम लेवल, यानी वो डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस को कवर करने के बाद बॉल फिर उसी लेवल पर गिरता है, उस डिस्टेंस को हमें फाइंड आउट करना है। तो क्लियर है यहाँ पर कि ये डिस्टेंस हमें रेंज से मिलेगा, यस, तो हमें रेंज को फाइंड आउट करना है। लेट्स प्रोसीड। चूंकि रेंज इक्वल टू होता है v नॉट स्क्वायर टाइम्स साइन 2 थीटा नॉट बाई जी, तो इसी में अब वो हम वैल्यू इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर दिया हुआ है उसको पुटअप करेंगे और फिर इसे सिंप्लीफाई करेंगे। v नॉट को 28 इंटू 28 किया, क्योंकि यहाँ पर v नॉट का स्क्वायर है इसलिए 28 इंटू 28 होगा। उसके बाद साइन 2 थीटा नॉट है तो 2 थीटा नॉट है तो 2 इंटू 30 डिग्री ये करना पड़ेगा और बाई हमें लेना पड़ेगा g का वैल्यू 10,
तो अब ये सब कुछ करने के बाद हमें मिलेगा सिंप्लीफिकेशन में 28 इंटू 28 रहने देते हैं, और साइन 2 इंटू 30 डिग्री है जो कि 60 डिग्री होगा, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। यहाँ पर लिखते हैं हम √3/2, और ये जो 10 है यहाँ पर लिख दें। तो इतना करने के बाद क्लियरली हम यहाँ 2 से 28 को 14 टाइम्स में कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिलेशन के बाद अब हम क्या करेंगे, 28 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो √3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें आएगा रिजल्ट, उसमें 10 से हम डिवाइड करेंगे। ये सब कुछ करने के बाद जो भी हमें मिलेगा हम यहाँ पर इसे डायरेक्टली मेंशन करेंगे, लेकिन पहले इसे सिंप्लीफाई करें। 28 को 14 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 28 इंटू 14 क्या मिलेगा, ये मिलेगा। अब इसके बाद हमें यहाँ पर √3 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो इसी को √3 का वैल्यू दे दीजिए 1.7, तो 1.73 देने के बाद इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिला 67616। अब इसका डेसिमल यहाँ पर पुटअप करेंगे 1 2 डिजिट लेकर के लेफ्ट साइड में, तो ये हो गया 676.16। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर 10 भी है, डिनोमिनेटर में 10 भी है, तो इसके बदले में ये डेसिमल 1 डिजिट लेफ्ट और चला आएगा। तो अब यहाँ पर रिजल्ट जो आएगा वो होगा 67.6, और 16 लिखिए या ना लिखिए, लेकिन कम से कम इतना लिखने के बाद इसे मीटर में दे दीजिए, यही हो गया। ये रेंज होगा, वो रेंज यानी वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो बॉलर से उतना दूर जाकर के बॉल उसी लेवल पर जाकर गिरेगा। इस तरह से जो हमें यहाँ पर टास्क मिला था इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में 3 पार्ट्स को फाइंड आउट करने का, 1 बाय 1 हमने तीनों को फाइंड आउट कर लिया। हमने देख लिया कि तीनों को फाइंड आउट करने में जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया था, मैक्सिमम हाइट, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट के नाम पर, उसका किस तरह से डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन था इसमें। अब इसके बाद यहाँ पर आपका वर्क रह जाता है, किसी भी बुक से प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड 4-5 प्रॉब्लम लीजिए, एटलीस्ट 5 प्रॉब्लम्स लीजिए और उसको वर्कआउट कीजिए, और वर्कआउट करने के बाद खुद को एसेस कीजिए। खुद को एसेस कीजिए कि आपके अंदर कितना कंसेप्चुअल डेवलपमेंट हुआ है। अगर 5 लिया आपने प्रॉब्लम और आउट ऑफ 5 ही प्रॉब्लम वर्कआउट कर दिया, तो इसके माने ये हुआ कि आपने ईच एंड एवरी टर्म्स को अच्छी तरह से समझ लिया है, आपके अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है। अगर इससे कम प्रॉब्लम वर्कआउट होता है, जैसे मान लीजिए 3 प्रॉब्लम वर्कआउट होता है या 2 ही होता है, तो इसके माने ये हुआ कि आपके अंदर कहीं न कहीं पर अभी कुछ डाउट है, कुछ कॉम्प्लिकेशन है। अगर है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के जरिए मुझे फीडबैक दीजिए, आने वाले किसी न किसी वीडियो क्लास में मैं उसको रेक्टिफाई करूंगा। तो अब इसके साथ ही आज के क्लास को हम कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी वीडियो क्लास में, फिर किसी टॉपिक पर डिस्कशन करते हुए। थैंक यू।